प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाया है घर बैठे ही ऑनलाइन शिक्षा। देखिए, कोरोना के इस दौर में घर पे रहकर के सुरक्षित रह करके आप अपने अध्ययन का क्रम जारी रख सकते हैं। इसी क्रम में ज्योतिबा फुले ग्रुप एजुकेशन ने एक पहल की है कि आप सभी के लिए घर बैठे ही सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध करवाए हैं। इसी कड़ी में आपका कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट और 6 समाप्त हो चुका है। आज आपका चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैं आपको एसिड बेस के बारे में कुछ लक्षण बता चुका हूँ, उनके गुण बता चुका हूँ। अब मैं आपको पाठ को प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, बात यहाँ चल रही है कि अम्ल और क्षार के पश्चात मैं आपको बताऊँ, जैसे कल पेपर ने बताया था कि यदि हम कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, अर्थात उदर में अम्लता बढ़ जाती है। हमारे आमाशय की जो ऑक्सीडेंटिव कोशिकाएं होती हैं, ये ऑक्सीडेंटिव कोशिकाएं अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको जठर रस कहते हैं, जिसका पीएच मान 1.2 होता है, अधिक मात्रा में स्रावित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, भोजन आस्फलित होकर के और ग्रसनी अवरोधनी को पार करता हुआ हमारे गले तक आ जाता है, एपिग्लॉटिस में आ जाता है। एपिग्लॉटिस में आकर के पश्चात लैरिंक्स से होता हुआ मुंह में बढ़ता है। इसे हम एसिडिटी, कब्ज या अपच कह देते हैं। यदि हम चिकित्सक को दिखाएं तो चिकित्सक हमारे इस गुण को ध्यान में रखेगा कि इसकी अम्लता की मात्रा बढ़ चुकी है और वो हमें कोई दुर्बल क्षारक प्रदान करेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका पीएच मान 10 होता है, या फिर हमें सोडा वाटर वगैरह या बेकिंग पाउडर वगैरह आदि के बारे में कुछ इनो जैसे फ्रूट लवण होते हैं, इनको दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में क्षारक और अम्ल मिलकर के और उदासीन बन जाता है, जिससे हमारी एसिडिटी समाप्त हो जाती है। आपको भली भांति पता चल गया होगा कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। एसिड शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसी प्रकार से बेस के बारे में मैंने आपको बताया, क्षारक के बारे में, कि क्षारक कड़वा होता है, कसेला होता है, साबुन का जैसा चिकना होता है। अब आप इसको आगे चल करके देखेंगे, एक पॉइंट आ रहा है कि क्या नाम से, लिटमस पथ। पॉइंट बी नोटेड, लिटमस पथ। देखिए, लिटमस पत्र क्या है। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि लिटमस पत्र ये थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं? अब थैलोफाइटा क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे संसार है, संसार को दो भागों में बांटा गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, अर्थात सजीव अथवा निर्जीव। ये तो हो गया जैसे सजीव और ये हो गया निर्जीव। निर्जीव जिसमें जीव नहीं हो, सजीव जिसमें क्या पाया जाता हो, जीव पाया जाता है। सजीव को आगे चल करके दो भागों में बांट दिया, सजीव में भी जंतु और पादप। निर्जीव को 4 भागों में बांट दिया, धातु, अधातु, उपधातु और मृदा धातु, 4 प्रकार से इसको बांट दिया। यहाँ सजीव जगत को 2 भागों में बांट दिया, जंतु और पादप। पादप को 5 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से पादप को कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों। तो ये जो थैलोफाइटा है, थैलस आकृति के जो पादप होते हैं उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से तात्पर्य होता है, थैलोफाइटा एक ऐसा पादप है जिसका बैंगनी रंजक होता है, यानी इसकी पत्तियां और जो फूल होते हैं ना, वो पत्तियां और फूल कैसे रंग के होते हैं, पर्पल कलर,
लिटमस पत्र उदासीन होता है, अर्थात ना तो वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, ऐसी स्थिति में वो कैसे कलर का दिखाई देगा? वो हमें बैंगनी कलर का दिखाई देगा। बैंगनी कलर यानी नीला मान लीजिए उसको। जैसे उसका अम्ल और क्षारों के साथ हम क्रिया करते हैं वो अपना रिजल्ट दिखाने लगता है। जैसे अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो लिटमस पत्र इस समय बैंगनी कलर का है, नीले कलर का है, उसके ऊपर यदि हमने अम्ल का प्रहार कर दिया, अम्ल का प्रयोग कर दिया, तो कैसे रंग का हो जाएगा? लाल कलर का। लाल अम्ल के द्वारा लाल किए हुए लिटमस पत्र पर यदि हमने क्षारक का प्रयोग कर दिया तो कैसा हो जाएगा? पुनः नीला हो जाएगा। यानी ये समझिए ये एक नेचुरल इंडिकेटर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? प्राकृतिक सूचक बन गए हैं। ये हमें क्या कर रहे हैं? अम्ल और क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं कि भाई इस विलयन में अम्ल मौजूद है, इस विलयन में क्षारक मौजूद है। तो आप क्या मानोगे? लिटमस पत्र को एक प्राकृतिक सूचक मानोगे। क्या मानोगे? प्राकृतिक सूचक। तो मैं यहां आपको लिखवा रहा हूं कि लिटमस पत्र क्या है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। देखो, यह एक प्राकृतिक सूचक है जो हैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पादप से तैयार किया जाता है। जब लिटमस पत्र कैसे रंग का होता है? लिटमस पत्र को प्राकृतिक सूचक की तरह उपयोग करते हैं। जो मैं यहाँ ऊपर लिख दिया, प्राकृतिक क्या है? सूचक है। प्राकृतिक सूचक की तरह उपयोग करते हैं। लिटमस पत्र जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, अर्थात उदासीन स्थिति में कैसे कलर का होता है? जब ये उदासीन स्थिति में होता है तब ये बैंगनी रंग का होता है। ये लिख लोगे, लिटमस पत्र जब उदासीन, चलो यहां उदासीन होता है तब यह बैंगनी कलर का होता है या बैंगनी रंग का होता है। कैसे कलर का होता है ये? जब ये बैंगनी रंग का, जब उदासीन होता है ना तब ये बैंगनी रंग का। आपसे पूछा जाए कि और कुछ प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। भाई एक तो आपने लिटमस पत्र लिख दिया, लेकिन यदि भैया आपसे ये पूछा जाए कि आप और कोई प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए तो अपन क्या लिख देंगे? बहुत सारे और भी प्राकृतिक सूचक, जैसे लाल पत्ता गोभी। अगर अम्ल और क्षार के जैसे इसके ऊपर प्रयोग करोगे, अब आप कहोगे लाल पत्ता गोभी होती ही नहीं है, कईयों ने देखी भी नहीं होगी। आजकल है ना उसको मॉडिफाई कर रखा है। जैसे पहले अंगूर आपने केवल ग्रीन कलर के ही देखे होंगे, लेकिन आजकल ब्लैक कलर के भी, रेड कलर के भी कई तरह के हो रहे। तो उसी प्रकार से पहले क्या था? पत्ता गोभी रेड कलर की नहीं होती थी, वर्तमान में क्या आ रही है? रेड कलर की भी आ रही है, ग्रीन कलर की भी आ रही है, व्हाइट कलर की भी आ रही है। देखा होगा आपने अलग अलग तरह की पत्ता गोभी। तो यहाँ लिख देंगे अपन प्राकृतिक सूचक। अन्य प्राकृतिक सूचक, यहाँ पॉइंट बना लो, अन्य प्राकृतिक सूचक। अन्य प्राकृतिक सूचकों में बना दीजिए आप। तो अन्य प्राकृतिक सूचकों में जैसे मैं आपको कल भी ये बता चुका था, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक विद्यार्थियों ने नहीं लिखा हो तो इसे वो दोबारा से लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, जैसे लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, पेटूनिया है, हाइड्रेनिया है। तो क्या क्या लिख लोगे? लाल पत्ता गोभी, हल्दी,
पेटूनिया। इसके अलावा लिख लो हाइड्रोजिया। कल भी मैंने लिखवाया था, हाइड्रोजिया है। इसके बाद में आप जेरानियम जैसे प्राकृतिक सूचकों का उपयोग करते हैं। ये आपके अन्य में आ गया है, प्राकृतिक सूचकों में मैंने कल भी आपको लिखवाया था। इसके बाद में आपको मैं मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन के बारे में बताऊंगा। देखिए मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन क्या है। ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। संश्लेषित सूचक का मतलब जानते हो क्या? अम्ल और क्षारक जैसे पदार्थों की जांच करने हेतु मनुष्यों के द्वारा बनाए गए सूचक क्या क्या है? फिनोल्फ्थालीन है और मेथिल ऑरेंज। ये दोनों ही क्या हैं? मनुष्यों द्वारा निर्मित सूचक हैं। इनके बारे में बताता हूं मैं। देखिए ये अम्लीय माध्यम होने पर कैसा बनते हैं और क्षारीय माध्यम में कैसे रहते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए हुए सूचकों को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। यहां पर पॉइंट डाल लीजिए, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में देखें क्या है संश्लेषित सूचक। ये अब आपको मैंने बता दिया है कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसको हम सिंथेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सिंथेटिक इंडक्टर है ये। कौन कौन सा है? एक का नाम मेथिल ऑरेंज, मानव निर्मित, या जिसको हम क्या कहते हैं संश्लेषित सूचकों में मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन है। फिनोल्फ्थालीन नामक सिंथेटिक चीजें पाई जाती है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन नामक सूचक होते हैं। अब देखो ये क्या करते हैं, एक सारणी बना करके मैं आपको बता देता हूं कि भाई एक सारणी बना लेते हैं अपन। उस सारणी के आधार पर अपन इसका पता लगा लेंगे कि कैसे कैसे। देखिए जैसे यहीं मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो यहां लिख लो क्रम संख्या। फिर जैसे यहां ले लिया हमने अम्ल, यहां ले लिया हमने क्षार, यहां ले लिया हमने उदासीन। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया सारा अम्ल, क्षार। और अब यहाँ क्रम से देते जाओ। जैसे सबसे पहले अपन दे रहे हैं यहाँ नीला लिटमस पत्र ले लिया। इसमें क्रम संख्या में लिख दो नीला लिटमस। अगर नीले लिटमस को हम अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर क्षारक से क्रिया करवाएंगे
नहीं करेगा। और उदासीन स्थिति में भी क्या करेगा कि एरर लिटमस कोई क्रिया नहीं। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लाल लिटमस ले लेंगे, लाल लिटमस को अगर हमने अम्ल से क्रिया करवाया तो कोई क्रिया नहीं होगी। क्षारक से कराते हैं क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। उदासीन में कोई क्रिया नहीं। अगर हम क्या ले रहे हैं, मेथिल ऑरेंज ले रहे हैं, जानते हो मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ क्रिया करते हैं क्या हो जाएगा, जब मेथिल ऑरेंज की अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज क्रिया करते ही लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा। और यदि क्षार के साथ इसकी क्रिया करवा देंगे तो कैसा हो जाएगा बताओ, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लेकिन यदि ये उदासीन रहेगा तो कैसा रहेगा, नारंगी। कैसा रहेगा, नारंगी। उसी प्रकार से आपका जो फिनोल्फ्थालीन है, फिनोल्फ्थालीन की यदि हमने क्रिया करवाई, किससे, अम्ल से क्रिया कराई, तो जानते हो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रंगीन। यदि हमने इसकी क्षार से क्रिया करवा दी तो जानते हो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी। और यदि उदासीन स्थिति में रहता तब भी ये रंगीन ही रहता। इस तरह की स्थिति हमारे सामने इस सारणी के द्वारा क्या कर दी है, हमने स्पष्ट कर दी है कि यदि नीले लिटमस को अम्ल से क्रिया कराएंगे तो लाल हो जाएगा, क्षारक के साथ उदासीन स्थिति में कोई क्रिया नहीं करेगा। लाल लिटमस को यदि हमने अम्ल से क्रिया कराई कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन क्षारक से क्रिया कराते नीला हो जाएगा, उदासीन स्थिति में कोई क्रिया नहीं होगी। मेथिल ऑरेंज को यदि हमने अम्ल से क्रिया कराया तो लाल हो जाएगा, क्षारक से क्रिया कराए तो पीला हो जाएगा, उदासीन स्थिति में नारंगी रहेगा। यदि फिनोल्फ्थालीन है, अम्ल से क्रिया कराए तो रंगीन रहेगा, क्षारक से क्रिया कराते गुलाबी हो जाएगा, और उदासीन स्थिति में कोई रंगीन ही रहता है। इस तरह से आपके ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसे लिख ले, या तो लिखा नहीं है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं बात को क्या कर सकूं, आगे बढ़ो। अब देखिए इससे आगे आपका है, एक क्वेश्चन आ गया है आपका। एक क्वेश्चन आया है, आपको 3 प्रखंडियां दी जाती है, ए, बी और सी। अब तीनों प्रखंडियों में एक में आश्रित जल है, शेष 2 में एक में अम्ल है और एक में क्षार भरा हुआ है। आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो बताओ आप प्रत्येक प्रखंड में रखे हुए द्रव का आप कैसे जांच करेंगे। प्रश्न हमारा ये आ रहा है। देखिए आपको क्या दी गई है, 3 प्रखंडियां दे दी गई है। प्रखंड नंबर 1, प्रखंड नंबर 2, प्रखंड नंबर 3। ए, बी, सी तीनों पर नामांकित कर दिया है। अब इनमें ये पता नहीं है हमको प्रखंडियों में क्या भरा हुआ है, जबकि हमें ये बताया गया है कि एक में आश्रित जल है, एक में अम्ल भरा हुआ है, एक में क्षार भरा हुआ है। और हमें प्रेक्षक करने के लिए केवल ओनली एक चीज दी गई है, लाल लिटमस पत्र। ये हमें दिया गया है। प्रश्न हमारा ये आ रहा है कि आपको 3 प्रखंडियां दी गई है, तीनों प्रखंडियों में एक में आश्रित जल भरा हुआ है, एक में अम्ल है, एक में क्षार भरा हुआ है। आप कैसे इसका
परीक्षण करके पता लगाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए लाल लिटमस पत्र, अब आपको भली भांति पता चल गया होगा कि लाल लिटमस पत्र किससे क्रिया करता है, क्षारक से क्रिया करेगा, नीला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हमको लाल लिटमस पत्र का टुकड़ा दे दिया गया है, अब हमने उसके 4 टुकड़े कर लिए, क्योंकि एक बार प्रयोग करेंगे तो खराब हो जाएगा टुकड़ा। 4 टुकड़े कर लिए, 1 2 and 3 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक टुकड़ा ले रहे हैं। एक टुकड़ा लेकर के हमने सबसे पहले इसमें डाला परनली में, कोई रिजल्ट नहीं है, टुकड़ा खराब। ठीक है, रख दिया। हमने परनली नंबर 2 में डाला दूसरे टुकड़े को, जैसे ही हमने 2 में डाला लाल लिटमस पत्र नीला हो गया। तात्पर्य क्या समझ में आ गया कि परनली बी में परनली बी में क्या है, परनली बी में क्षार है। पता चल गया ना भाई। अब हम आगे, हमारे पास अब 2 परनली रहेगी, टुकड़े रह गए कितने, 2। जैसे मान लीजिए परनली बी का ये कैसा हो गया है, नीला हो गया, लाल लिटमस था, तो इसी परनली में से हमने एक परनली से कुछ बूंद उसी लिटमस पत्र पर डाल करके देखी। अगर मान लीजिए लाल रंग कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, नीला, किसके कारण से, क्षारक के कारण से। जैसे ही हमने ए में से उसमें कुछ बूंद डाली, अगर वो नीले से पुनः क्या हो गया, लाल हो गया, तो हम क्या समझ जाएंगे कि परनली ए में क्या है, अम्ल है ना। कि परनली बी के लिटमस पत्र को बी द्वारा परिवर्तित कैसा हो गया था, नीला हो गया था ना, नीले लिटमस पत्र पर परनली ए से कुछ बूंदे डालते ही उन्हें रंग लाल हो जाता है, अर्थात परनली के में अम्ल है। तो क्या हो गया, और तीसरी परनली में अपने आप क्या हो गया, फिर आश्रित जल हो गया, परनली सी में आश्रित जल है। आपका प्रश्न क्लियर, आपका प्रश्न क्या हो गया, क्लियर। अब आप देखिए, इसे आपने लिख लिया हो या नहीं लिखा हो, तो जल्दी लिखें। हाँ भाई, मिटा दो इसे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, क्वेश्चन के पश्चात लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझना, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक को ले जाना। पॉइंट है हमारा
अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। किताब में पढ़ के देखो कि प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक को ले जाकर के हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में जाइए, लैब में, और वहां पर आप HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, NaOH, KOH, CaOH, NH4OH, MgOH आदि को इकट्ठा करें। कौन कौन सी चीजें लेंगे, जैसे आप क्रम से देखते चले जाइए। सबसे पहले HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 इसका मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। और CH3COOH इसका मतलब होता है एसिटिक अम्ल। अर्थात ये सभी क्या है, सभी अम्ल हैं। इसके अलावा आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या हो गए, ये तो क्षारक हो गए। क्या हो गए हैं, सभी क्षारक हो गए। इन्हें हमने क्या कर लिया है, प्रयोगशाला में हमारे सामने रख लिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सभी क्षारक। ये तो मैं आपको सारे दिन पहले ही पढ़वा चुका हूँ, कोई बिल्कुल सेम मानिए आप इसमें, और ये जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, यदि आपसे कुछ विद्यार्थी जिनके नाम नहीं आते तो नाम एक बार फिर सुन लें। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। HNO3 इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। ये दुर्बल प्रकार का अम्ल है, ये तीनों प्रबल प्रकार के अम्ल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बता रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ आपको ये दिख रहे होंगे, ये दुर्बल क्षारक है। क्या है ये, दुर्बल क्षारक। तो ऊपर प्रबल अम्ल और नीचे प्रबल क्षार, ऊपर दुर्बल अम्ल और नीचे दुर्बल क्षार, इस तरह से आपके रखे हुए। अब हम इनका एक प्रयोग करते हैं कि बारी बारी से इनको हम क्या कर रहे हैं, विलेन की एक एक बूंद वाच गिलास में रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाच गिलास। जैसे मान लीजिए सभी वाच गिलास बना दो। यहाँ ये एक वाच गिलास है, दूसरा वाच गिलास शीशे का होता है जिसमें हमें दिखता भी है, कलर चेंज होता हुआ। ये चार हो गए, ये चारों तो किसके लिए हो गए भाई, जैसे अम्लों के लिए। सब में डाल दो, इसमें HCl डाल दिया, इसमें H2SO4 डाल दिया, इसमें HNO3 डाल दिया और इसमें CH3COOH डाल दिया। उसी तरह से हमने और 5 गिलास लिए। इसमें हमने NaOH डाल दिया, इसमें हमने KOH डाला,
इसमें हमने MgOH2 डाल दिया, इसमें हमने CaOH2 डाल दिया, इसके अंदर हमने NH4OH डाल दिया, सब में डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं इनका, हम इनका लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फिनीन और मेथिल ऑरेंज के साथ विलेन के रंग का परिवर्तन होना देख रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सारणी बनवाई थी, बिल्कुल यों का यों है, कोई चेंजेज नहीं है। अमल आए तो लिटमसों का प्रयोग उसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया। मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फिनीन आए तो आपको इसी प्रकार से प्रयोग करना है। इसे आप लिख लें। जैसे हमने HCl के साथ अगर हमने कौन सा लिटमस एक लेकर के चलो, हमने यहाँ इसके साथ जैसे मान लीजिए नीला लिटमस ले लिया काम में। फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया, नीला लिटमस लगाया, जानते हो यहाँ पे इससे टच होते ही क्या हो जाएगा, नीले लिटमस को क्या कर देता है हमने, लाल कर देगा। यहाँ भी नीले लिटमस को लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, यहाँ भी अगर हम नीले लिटमस को लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है। अगर लाल लिटमस के साथ यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो लाल लिटमस यहाँ कैसा हो जाएगा, जैसे क्षारक से प्रयोग करेंगे नीला हो जाएगा, ये भी नीला करेगा, ये भी नीला कर देगा, और ये भी क्या कर देगा, नीला कर देगा, और ये भी क्या कर देगा, नीला। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि लाल लिटमस क्षारकों से क्रिया करके नीले हो जाते हैं, नीले लिटमस अम्लों से क्रिया करके कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। अब बात रही दो चीजों की, कौन कौन सी, फेनोल्फिनीन की और मेथिल ऑरेंज की, जो मैं आपको सारणी में लिखवा चुका हूँ। एक बार फिर आप उसे देख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि हम गंधीय सूचक किसे कहते हैं। इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको आप समझ चुके हो, पहले सारणी से कंपेयर कर लेना, बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर कि गंधीय सूचक क्या है। गंधीय सूचक हाँ, तो भाई देखिए गंधीय सूचक क्या है। गंधीय सूचक से तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती हो, परिवर्तित हो जाती हो, क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाते हैं ऐसे, ऐसों को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। भिन्न हो जाती है, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं तो हम, गंधीय सूचक। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको
एक बारीक कटी हुई प्याज लीजिए और उसे बिल्कुल एक साफ स्वच्छ कपड़े के अंदर फोल्ड कर दीजिए। फिर उस कपड़े को एक पॉलीथीन में लपेट दीजिए और फ्रिज के अंदर रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। अगर आपने कटी हुई प्याज को फ्रिज में रख दिया ना वैसे खुला, तो पूरा फ्रिज बदबू से भर जाएगा। इसीलिए आप कटी हुई बारीक प्याज को पहले कपड़े में पैक करें, कपड़ा धुला हुआ और साफ होना चाहिए। उसके बाद उस कपड़े को भी पॉलीथीन के अंदर पैक कर दें और बाहर से किसी चीज से बांध दें उसे और उसे फ्रिज में रख दें। मॉर्निंग में प्याज को निकाल के डाल दें। अब वो कपड़ा आपका क्या कर रहा है, एक सूचक बन गया है। क्या बन गया कपड़ा? सूचक, इंडिकेटर बन चुका है। उस कपड़े के दो टुकड़े कर लीजिए, एक पर आप कुछ अमल की बूंदें डालिए फिर सूंघिए, दूसरे टुकड़े पर आप कुछ क्षार की बूंद डालिए और सूंघिए। आपको पता चल जाएगा कि दोनों माध्यमों में उस कपड़े की जो गंध है प्याज के साथ कैसे परिवर्तित होती है। अलग अलग प्रकार की हो जाएगी, दोनों की क्या है, गंध अलग हो जाएगी। इस प्रकार के को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। तो क्या नाम लिखोगे आप? गंधीय सूचकों में वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों ही गंधीय सूचक होते हैं और इन तीनों की अम्लीय या क्षारीय माध्यम में गंध भिन्न हो जाती है। तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे कि प्याज, वेनिला तथा लौंग का तेल प्याज, वेनिला तथा लौंग का तेल अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। अतः इन्हें क्या कह सकते हैं, किसकी तरह कह सकते हैं? हम इन्हें प्राकृतिक सूचकों के रूप में जान सकते हैं। किसकी तरह उपयोग कर सकते हैं? इनको गंधीय सूचक की तरह उपयोग में कर सकते हैं। अब प्रेक्षणों से आपको पता चल गया होगा कि ये गंधीय सूचक है। क्या है ये? गंधीय सूचक है। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए अब मैं आपको आगे कुछ एक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगला पॉइंट, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।